एरर की वजह से प्रॉब्लम थी। अभी सब कुछ ठीक है और होपफुली सभी जल्दी जुड़ भी जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो, आवाज नहीं आ रही है वगैरह वगैरह, सारी जो भी आपकी जो क्वेरी है वो आप लिख सकते हो। तो ये जैसे कि रूल है, हम इस नोट्स को स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से एक बार ओवरव्यू करेंगे अपने खुद के जो नोट्स हैं उनमें से। तो ये हमारे जो नोट्स हैं ये चले हुए थे, हम रेट लॉ तक आ चुके थे और यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो कुछ चीजें जो इकट्ठी हो गई हैं उनमें से ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। एक तो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। एक है आपका रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। यहाँ पर है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये कुछ ऐसी टर्म है जो एग्जाम में आती ही आती हैं। ठीक है, 1 मार्क 2 मार्क कभी कभी इनमें डिफरेंस आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी में। तो अभी यहाँ पर एक नई चीज आई है जिसको कहेंगे हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये है आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती क्या है? अगर बाई चांस आपका ये जो फॉर्मेट है आपको याद होगा, यहाँ से माइनस का dr/dt, इसे हम बोलते थे क्या? इंस्टेंटेनियस रेट। और ये जो फॉर्मेट है आपका, आपको याद होगा, इसे रेट लो बोलते थे। है तो दोनों रेट, ये भी रेट है ये भी रेट है, तो अगर हम दोनों को इक्वल कर दें, इंस्टेंटेनियस रेट और आपका रेट लो एक्सप्रेशन दोनों को इक्वल कर दें, तो ये आपका बनता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। एक है आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 4.6 एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का है 4.6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे चलते हैं, और ये है 4.6। ये देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। मान लो रिएक्टेंट आपके कैसे हैं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो ये जो रेट है ये सेकंड ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी इस तरीके से। तो बताइए रेट पर क्या फर्क होगा अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर दी? डबल कर दी। तो डबल करने से यहाँ क्या होगा? देखो, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर आप डबल कर रहे हो, 2r कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है रेट आपका क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई के आर की पावर 2। अब ओरिजिनल क्या था? वो था के आर की पावर 2, यहाँ के आर की पावर 2, अभी क्या हो गया? 4। तो हम कहेंगे रेट विल बी 4 टाइम्स। ठीक है, तो रेट विल बी आपका जो होगा वो 4 टाइम हो जाएगा। अब जल्दी से मुझे बताइए कि अगर ये रिड्यूस टू हाफ होता तो रेट क्या हो जाता? चैट सेक्शन में जाइए और अपना आंसर बताइए। अगर ये रिड्यूस टू हाफ होता तो क्या हो जाता? रिड्यूस टू हाफ, विपिन, रितु, मयूर, जतिन, पुनीत, सुमित, ये सारे ठीक है। आंसर होता 1/4 टाइम। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन है नंबर 9। एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर विद ए और सेकंड ऑर्डर इन टर्म ऑफ बी, यानी मैं अगर यहाँ लिखूं तो रेट हो जाएगा आपका के। ए की पावर तो 1 है, लेकिन बी की पावर जो है वो क्या है? सेकंड ऑर्डर है। तो बताइए डिफरेंशियल रेट क्या होगा? डिफरेंशियल रेट मैंने बता दिया, इंस्टेंटेनियस रेट, जो कि क्या होता है? माइनस का dr/dt। यहाँ पर r रिएक्टेंट है जो ए और बी को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? रेट लॉ। रेट लॉ क्या है आपका? के ए की पावर 1 बी की पावर 2, इसके इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल। ये 3 नंबर का सीबीएसई पूछ चुका है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम। तो जल्दी से बताइए, अगर बी को 3 टाइम कर दिया जाए तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इसको 3 टाइम कर दिया जाए तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? विपिन, रितु, जतिन, सुमित, वेरी गुड, मयूर, बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे। आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 9 टाइम, 9 टाइम हो जाएगा। चलो बताइए, अगर दोनों को बोथ ए एंड बी डबल कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा रेट पे? तो क्या फर्क पड़ेगा रेट पे अगर दोनों को ही आप डबल कर दोगे? तो विपिन, सुमित, रितु, जतिन, सारे करेक्ट हैं। अब की बार आंसर है 8 टाइम, ये 8 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो लिस्ट है, हमारी
जो आज का टारगेट है उसमें ये ऑलरेडी दोनों के दोनों जो पार्ट हैं वो हम कर चुके हैं। अब ये देखो, ये इसका ये वाला पार्ट भी हो गया, रेट विल बी 1/4 और इसका ये वाला पार्ट भी हो गया। डिफरेंशिएट है ये 9 टाइम, ये 8 टाइम, जो कि आपने अभी अभी बताया है। अच्छा, आगे अगर हम चलें तो कुछ क्वेश्चन है जिसमें वही पूछा गया है कि किस तरीके से इस रेट पर फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये NO 2NO + O2 विल गिव यू 2NO2। बताइए क्या फर्क पड़ेगा व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल। अब यहाँ NO की कंसंट्रेशन डबल है और रेट ये दे रखा है यहाँ पे, तो डबल हो जाएगी अगर NO की कंसंट्रेशन, तो अभी भी वही 4 टाइम हो गई। और अगर ये दोनों डबल हो गई तो ये डबल डबल, तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आपका 8 टाइम होगा। यानी अभी भी वही चीज वो रिपीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब हम एक बार चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11 पे और नए तरह के जो क्वेश्चन है उनको भी सीखते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11, ये है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई एक इक्वेशन दे दी गई है, बताइए रेट लॉ क्या होगा और रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो देखो, रेट, इस इक्वेशन को अगर मैं देख के लिखूं रेट को, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर मे और मे नॉट इक्वल टू, याद है ना, मे और मे नॉट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिलहाल हम इस पर x लिखेंगे और b की पावर को y लिखेंगे। अगर x और y की पावर हमारी आ गई तो हमारा रेट लॉ आ गया। तो मैं आपसे पूछता हूं, देखो ये रेट है, ये आपके सभी रेट हैं, ये a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो बताओ किसको किससे डिवाइड करोगे जो y कैंसिल हो जाए, किसको किससे डिवाइड करोगे जो y कैंसिल हो जाए। हमें बच्चों की तरह एक एक करके इक्वेशन तो लिखूंगा नहीं, तो आपको सीधा सीधा बताना है, अगर मैं किसको किससे डिवाइड कर दूं यहाँ पर जो y कैंसिल हो जाए। विपिन ठीक, सुमित ठीक, बहुत बढ़िया विपिन। विपिन ठीक है, सुमित ठीक है, जतिन ठीक है, मयूर ठीक है, गोरक्ष गलत है भाई, गोरक्ष ये नहीं होगा। आपको y कैंसिल करना है तो आपको ये और ये कैंसिल करना है, तो आपको इक्वेशन नंबर 4 और 1 को डिवाइड करना होगा। चलो बताइए किसको किसको डिवाइड करूं जो x कैंसिल हो जाए, किसको किसको डिवाइड करूं जो x कैंसिल हो जाए। ओके, सुमित, जतिन, मयूर, विपिन, गोरक्ष, इस बार सारे के सारे करेक्ट हैं। आंसर है थर्ड और सेकंड को डिवाइड कर दो। जरूरी नहीं है कि 2 को 3 से, अरे 3 से 2 को कर लो, जब भी आंसर सेम आना है आपको। तो आप इस तरह से x और y को निकालने में कामयाब हो जाओगे, और अगर आपने x और y निकाल दिया तो आपने रेट लॉ निकाल दिया। अब क्वेश्चन आता है कि रेट कांस्टेंट को कैसे आप मेजर करोगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y रखने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में आप अगर इसको रख देते हो तो आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ मान लो रेट कांस्टेंट ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, और अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ रेट कांस्टेंट यानी के, मान लो आ गया 2.9 10 की पावर -2, ये के आ गया। मान लो कि आपने के फाइंड आउट कर दिया और ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर, तो कोई बता सकता है ऐसा यूनिट क्या होगी। अब यहाँ आपका थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो गया। कोई बता सकता है किसी में दम जो ये बता सके कि इस रेट कांस्टेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, थर्ड ऑर्डर के केस के लिए ऐसा यूनिट क्या होगी। बहुत बढ़िया विपिन, नाइस, ट्रिमेंडस वर्क, बहुत बढ़िया। इतनी तेज स्पीड में इतना आंसर देना। कनक, ये थोड़ा सा गलत है भाई कनक। तो आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप रेट कांस्टेंट की ऐसा यूनिट जो है वो बहुत इजीली निकाल पाओगे। ठीक है ना, तो वो एक तरीका जो है वो मैं बताता हूँ। सुमित बहुत बढ़िया। देखो, आप रेट, किसी भी रेट कांस्टेंट की ऐसा यूनिट ऐसे निकाल सकते हो। कैसे, मोल की पावर 1 माइनस ऑर्डर, लीटर की पावर ऑर्डर -1, सेकंड की पावर -1। ऐसे आप किसी भी के की ऐसा यूनिट निकाल सकते हो, ये नीट में भी आता है। मान लो आपको थर्ड ऑर्डर का निकालना था अभी, तो थर्ड ऑर्डर का मतलब है आपका ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, ये जो ऑर्डर है वो 3 आ गया। तो लिखो यहाँ पर भाई 3 को, मोल 1 - 3
-2 लीटर, 3 - 1 2, और ये पर सेकंड। लो आ गया आपका आंसर। तो ये वो ट्रिक है जिससे आप निकाल सकते हो। तो मैंने इसको कैसे याद रखा है? तो भाई मैंने तो ऐसे याद रखा है, मोल में यहाँ ये 1 है, मोल में एल जो है वो 1 की तरह है, तो यहाँ पर 1 से शुरुआत करो, 1 माइनस ऑर्डर, राइट। लीटर ऑर्डर -1, और ये पर सेकंड। कभी गलत होगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कभी भी गलत नहीं होगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपकी एनसीईआरटी नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है 6.6 10⁻² पर सेकंड, तो बताओ ये कौन सा ऑर्डर है? बताइए ये कौन सा ऑर्डर है? अब क्या करोगे? कौन सा ऑर्डर है? विपिन ठीक है, जतिन ठीक है, रवि ठीक है, कनक ठीक है, मुनीत ठीक है, मयूर ठीक है, बहुत बढ़िया कनक, सुमित बहुत बढ़िया सुमित। आपने बताया फर्स्ट ऑर्डर है, तो कैसे कैसे आपको ना पर सेकंड रखना ना, दिमाग में जिसकी सिर्फ ये चल रहा होगा ना वो कुछ भी कर सकता है। देखो आपको ये मोल गायब करना है, तो यहाँ 1 कर दो, 1 करोगे तो मोल भी गायब, लीटर भी गायब, क्या रह जाएगा? पर सेकंड। तो आंसर है ऑर्डर क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो मैंने तो जो याद किया है वो ऐसे किया है, आप कैसे करोगे? कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऑर्डर -1 पहले आएगा या 1 माइनस ऑर्डर पहले आएगा, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मैंने कैसे याद कराया? यहाँ है आपका एल जो कि 1 की तरह, तो ये भी ऊपर 1 कर दो, कभी गलत होगा ही नहीं यार, ठीक है ना, कभी भी गलत नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी चीजें इंटर रिलेट करोगे, कभी गलत होगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल a = 4r/√2, a = 4r/√3, बताइए इनमें से इसको आप क्या कहोगे? फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड? बताइए, फेस या बॉडी? जतिन ठीक है, मयूर ठीक है, गोरख ठीक है, विपिन ठीक है, रितु ठीक है। अब जिनको फेस और बॉडी में कंफ्यूजन है, ये इस साइकोलॉजी को भी कुछ बोलते हैं हम, तो इस साइकोलॉजी से अगर आपको बचना है तो यहाँ आप ऐसे इंटर रिलेट कर सकते हो। फेस हमारी बॉडी में छोटा सा हिस्सा है तो ये वैल्यू छोटी आएगी, बॉडी हमारी शरीर में बड़ा हिस्सा है, बॉडी ज्यादा बड़ी होती है तो यहाँ बड़ी वैल्यू आएगी √3। इतनी ही कंफ्यूजन होती है, ज्यादा नहीं। चलो तो अभी हम अपने वहीं आते हैं, रूल पे आते हैं। अभी आपने इसको कैलकुलेट करना सीख लिया है, अब आते हैं वहीं पे जहां हम थे। तो यहाँ पर देखो इन्होंने भी ऐसी वैल्यू को डिवाइड किया है, और लास्ट में जो के की वैल्यू आई है उसकी ऐसा यूनिट भी लिखी है, नहीं लिखोगे तो गलत होगी, ठीक है। आगे, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती हैं जो एक स्टेप में ही खत्म हो जाए, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती हैं जो मल्टीपल स्टेप में खत्म होती हैं। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, कई सारी एलिमेंट्री रिएक्शन लगेगी तब जाके ये फॉर्म होगी, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए 1 2 3 ये इतनी सारी ट्रिक का इस्तेमाल किया है। अब आगे अगर हम इसको देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं स्पेशल आपको बताऊंगा एक तरीका आज ही की क्लास में, कैसे हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये आपका रेट लो क्या होगा। अब यहाँ पर रेट लो, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी पावर, और ये मेन रिएक्शन होती है आपकी, ये मेन रिएक्शन होती है, ठीक है। दिस इज योर मेन रिएक्शन। आई नेगेटिव आपका टॉप पे दे रखा है, तो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये आज की क्लास में आपको पता लगेगा। आउट ऑफ स्टेप, विच स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आपको पता होना चाहिए। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और आगे चलते हैं, रेट कांस्टेंट। भाई रेट कांस्टेंट मैंने बता दिया, भाई ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये रेट इक्वल टू के ए की पावर बी की पावर, तो के को यहीं रखो, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन को यूनिटी बोल दूं तो के किसके इक्वल हो जाएगा? रेट कांस्टेंट, सीधा सीधा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of reactant are taken as unity। क्लियर? रेट कांस्टेंट का एक नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्लियर? क्या कोई इसका तीसरा नाम भी बता सकता है? एक नाम होता है रेट कांस्टेंट, एक नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, एक तीसरा नाम कोई बता सकता है इसका? एक नाम और भी होता है, कई बच्चों को तो सिर्फ रेट कांस्टेंट ही पता है। विपिन बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया विपिन। जतिन, विपिन जतिन टफ कंपटीशन, दोनों ने बिल्कुल ठीक बताया, बहुत बढ़िया।
रितु बहुत अच्छे, आपने मेहनत कर करके रितु इस पोजीशन पे अपनी जगह बनाई है अपनी मेहनत से, बहुत बढ़िया, ये करेक्ट आंसर है। मनीषा करेक्ट है। और देखते हैं अब यहाँ पर अगला जो पार्ट है वो क्या है, देखो इसे वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, तीसरा नाम है इसका वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जो नीट वगैरह की तैयारी करता है उसको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये वही चीज है जो आज हमने डिस्कस की है, कैसे किसी की भी ऐसा यूनिट आप बता सकते हो बड़ा इजीली। खत्म। मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होती है, अगर मान मॉलिक्यूलैरिटी बहुत आसान होती है, आप रिएक्शन को देख लो और उसमें जितने भी रिएक्टेंट हैं उनको देखकर बता दो ये बाई मॉलिक्यूलर है। रिएक्टेंट 2 है 3 है तो बता दो ये ट्राई मॉलिक्यूलर है। रिएक्टेंट 1 है तो बता दो ये यूनिमोलिकुलर है। या कभी रिएक्टेंट 0 हो सकते हैं, आंसर है नो। कभी रिएक्टेंट हाफ हो सकता है या फ्रैक्शन में हो सकता है, आंसर है नो। रिएक्टेंट तो होल नंबर में होते हैं 1 2 3। तो बताइए अगर रिएक्टेंट अगर 4 होते तो आप क्या बोलते इसको, 4 होते तो क्या बोलते। अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। अब अपने ना एनसीईआरटी में आप देख लेना, टेट्रामोलिक्यूलर बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल टेट्रामोलिकुलर। अब इसमें अपने एनसीईआरटी में एक बार देखना कि कितने टोटल रिएक्टेंट हो सकते हैं, टोटल रिएक्टेंट कितने हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इनको कभी पूछते ही नहीं, कभी भी नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन में ही पूछा जाता है ये देखो दोनों की डिफरेंस, भाई इसकी डेफिनेशन लिख दो, इसकी डेफिनेशन लिख लो। अगला ये 0 हो सकता है ऑर्डर, यू नो वेरी वेल, बट ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगला ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है लेकिन ये आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगला ये फ्रैक्शन में आ सकता है ऑर्डर, लेकिन ये हमेशा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगला जो अभी भी कनक आपने पूछा क्वेश्चन, ये एप्लीकेबल है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए, बट ये एप्लीकेबल है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो एक स्टेप में ही होती है। अब कुछ क्वेश्चन है जो आसान है, इनका टारगेट खत्म होने के बाद हम दूसरे नोट्स में स्किप करने वाले हैं। ए रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये देखो रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, अगर हमें इसको क्या कर दो रिड्यूस टू हाफ, हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आंसर, रेट 1/4। तो आसान था, कोई ज्यादा कुछ था नहीं। अच्छा, रिड्यूस टू हाफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर है ना, तो इसकी यूनिट आप बता सकते हो, आपको तरीका पता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं, देखो इन्होंने बता दिया इसका आंसर भी प्रॉपर। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, तो बता सकते हो। बताओ इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चलो बताइए। इस वाले सेकंड केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चैट सेक्शन। सेकंड केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कनक ये गलत है, रितु ठीक है, पुनीत ठीक है, विपिन ठीक है, जतिन ठीक है, सुमित ठीक है, गोरक्ष फिर गलत। भाई ऐसा मत करो यार, ये तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर, आपके सामने आंसर था फिर भी आपने गलत दिया, ठीक है। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है और ये पहले वाला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तरीका आपको पता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन फॉर ए रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज बाय 9 टाइम। तो पहले तो नॉर्मल रेट लिख लो, ए से बी है तो रेट ए की पावर एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम तो 3 रेट, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज बाय 9 टाइम तो 9 ए की पावर एक्स, ये हो गया। डिवाइड कर दो, 3 रेट को रेट से डिवाइड कर दो, रेट से ये गया, के से के गया, ए की पावर एक्स से ए की पावर 9 की पावर एक्स हो जाएगा। तो 3 की पावर 1 और 9 की पावर एक्स, क्या कर सकते हो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 की पावर एक्स, यानी 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2x। तो 2x को इसके इक्वल करोगे 1 के, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/2, ये आ गया 1/2। सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन को भी देखें तो यहाँ भी बिल्कुल वही खेल खेला गया है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम
हो जाती है, और कंसेंट क्या करने पर हो जाती है, एक ही कंसंट्रेशन 3 टाइम करने पर हो जाती है। तो ये 27 3 है, फिर से आपका आंसर आ जाएगा 3, खत्म। नॉर्मल है ये भी। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या ये आपके लिए नॉर्मल रहेगा? द रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी द रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन में डबल हो जाती है अगर आप Cl2 की कंसंट्रेशन डबल करते हो, और यही रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम हो जाती है अगर आप कंसंट्रेशन दोनों की डबल कर देते हो। तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसके लिए हम दो इक्वेशन बनाएंगे। पहले तो नॉर्मल इक्वेशन, NO की पावर x Cl2 की पावर y, फिर हम कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन में क्या थी, डबल हो जाती है, रेट डबल हो जाता है। तो ये देखो रेट डबल हो गया अगर Cl2 की पावर डबल होगी तो। रेट 8 टाइम हो जाता है अगर दोनों की पावर डबल होगी तो। अब मैं किसको किसको डिवाइड करूं जो आपका y कैंसिल हो जाए? तो साफ पता लग रहा है ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा अगर आप डिवाइड करोगे तो। हो गया ना कैंसिल। रेट से रेट 2 4 जा 8, NO से NO, और ये आपका देखो NO से NO कटने के बाद 2 की पावर x, यहाँ 4 है तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब मैं किसको किसको डिवाइड करूं जो आपका x कैंसिल हो जाए? तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन भी अगर लिख दूं तो रेट इज इक्वल टू k NO की पावर x Cl2 की पावर y। तो साफ साफ पता लग रहा है किस किस को डिवाइड करोगे, 2 को डिवाइड कर दो 1 से, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो आपका x कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, y। ये आपका y आ गया, दोनों को पुट कर दो, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ चुका है। अब यही क्वेश्चन को इन्होंने कुछ इस तरीके से पेश किया है आपके सामने। तो देखते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे या नहीं। तो बताइए, इस इक्वेशन में कहा है रेट लो निकालो, रेट कांस्टेंट निकालो, और एक्सप्रेशन, राइट, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन बोला इसने, रेट एक्सप्रेशन बोलता तो रेट लो हो जाता। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बताओ इन टर्म ऑफ ए एंड सी। सबसे पहली बात तो मैं ये पूछूंगा आपसे, आप किसको किसको डिवाइड करोगे जो y कैंसिल हो जाए, सॉरी x कैंसिल हो जाए? कम ऑन हरी अप, किसको किसको डिवाइड करोगे जो आपका, रितु, सुमित, मयूर, विपिन बिल्कुल ठीक है, गौरव ठीक है। 2 और 3 को डिवाइड करोगे तो देखो ये कैंसिल हो गया, और आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। और अब मैं कहूं किसको किसको डिवाइड करोगे जो y कैंसिल हो जाए, तो आप कहोगे सर कोई भी डिवाइड करने से y कैंसिल नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब हम x नहीं निकाल पाएंगे? निकाल सकते हैं। आप किसी को भी डिवाइड कर दो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, और जो भी आपने x की वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो y की वैल्यू आ गई थी, अब आप किसी को भी डिवाइड कर दो और जो भी y की वैल्यू आई है वो पुट कर दो। y की वैल्यू पुट कर दी, k से k कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल कर दो, यहाँ पर आपका 4 आ गया। और ऐसे ही x की वैल्यू आप बड़ा इजीली, देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, x की वैल्यू बड़ा इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो y की वैल्यू पुट करके। अब दोनों x और y की आएगी तो आपका रेट लो आ गया, दोनों x y आएगी तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपका रेट कांस्टेंट आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से साफ साफ लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कौन सा है, ये देखकर क्या लग रहा है, कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर, ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो ऐसा यूनिट आप बता सकते हो पर सेकेंड। अब रेट एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ ए एंड सी की अगर बात की जाए, इनकी बात की जाए, तो यार ए का तो आप बता दोगे, सी तो एक प्रोडक्ट है, इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे बताएं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताएं? तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, डिसअपियरेंस, और अपीयरेंस का यूज किया गया है माइनस साइन फॉर -1/2 ऐसे करके, और यहाँ पर प्लस का डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं कहता डिसअपियरेंस ऑफ ए बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। अगर मैं कहता डिसअपियरेंस ऑफ ए बताओ, ऑफ ए बताओ, तो आप क्या बोलते हैं? आप ये बोलते हैं, नहीं गलत हो जाता। आप क्या बोलते हैं, माइनस का डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। डिसअपियरेंस ऑफ ए में कभी भी इन कोएफिशिएंट्स का यूज नहीं करते, या अपीयरेंस या प्रोडक्शन में कभी नहीं करते। सेम केस आपका ये है, और ये भी वैसे ही होगा जैसे अब तक हमने किया है। सारा खेल है ऐसा यूनिट का। ये देखो थर्ड ऑर्डर, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि आज की क्लास में आपने अच्छी तरह से सीखा है।
अब ये क्वेश्चन देखो कितना खास क्वेश्चन है, कुछ आपको सिखाएगा, इसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आया हुआ क्वेश्चन है कभी ना कभी जो पूछा है, कैसे पूछा है कि इस पूरी इक्वेशन में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 की वैल्यू दे रखी है, ये रही। कैपिटल M पर सेकंड एक स्टाइलिश तरीका है रिप्रेजेंट करने का मोल पर लीटर पर सेकंड को। कैपिटल M का मतलब मोलर होता है, पता है सभी को, मोल पर लीटर। और डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना आपको, देखो करना क्या है, पहले तो रेट, नॉर्मल जो रेट है उसका एक्सप्रेशन लिख दो। ये लिख दिया नॉर्मल रेट का एक्सप्रेशन। किसकी वैल्यू गिवन है? NO2 की। जस्ट इसकी वैल्यू गिवन है। आज हम कल से यही काम कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ NO2 बोल रखा है, तो ये जो वैल्यू है ये जस्ट इसकी वैल्यू, ना कि कोफिशिएंट की। तो उसकी वैल्यू उसकी जगह रख दी, आ गया आंसर। अब इस वैल्यू को इसकी जगह रखने के बाद ये तो इस पूरे के बराबर होगी ना। इस 2 को यहाँ फेंक दोगे तो आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 भी आ गया है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप क्लास में आ सकते हो, पूछ सकते हो, बच्चे पूछते भी हैं। कोई भी डाउट हो कैसा भी, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत क्लियर चीज है ये। डिसअपियरेंस अगर बोलेगा तो ये 2 को इग्नोर करके आपको क्या रखना पड़ेगा? माइनस का डेल्टा N2O5 डिवाइड बाई डेल्टा T, ये रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है हमारा लेवल यहाँ तक का होता है खत्म। अब हम चलते हैं अपने चैलेंजिंग क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आप डे बाय डे इनकी प्रैक्टिस करते हो, इनसे लड़ते हो, जूझते हो, तो आपको कुछ नया मिलता है। आप गिव अप करके इसको छोड़ दोगे तो आपको देखो भाई कुछ भी नया नहीं मिलेगा, ये बात सच है। If you want to do something extra in your life, then you have to do something extra in your life. अब कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है तो मैं तो नॉर्मली, तो फिर तो भाई देखो वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो। चलो देखते हैं क्या है। अब 13 क्वेश्चन तो कल कर लिए थे ना हमने। व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड? तो एक तो कंसंट्रेशन है, ग्रेटर कंसंट्रेशन फास्टर रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा इसको, किसको? रिएक्शन को, कम भी ज्यादा भी, स्पीड को कम भी ज्यादा भी। लेकिन अगर कैटलिस्ट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो स्पीड को ज्यादा कर रहा है। समझ रहे हो ना? एक एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है नॉर्मल, अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो वही एक्टिवेशन एनर्जी ये हो जाती है। ये ग्राफ आपने करा होगा, ठीक है ना? तो कम एक्टिवेशन का मतलब स्पीड तेज कर रहा है। कैटलिस्ट दोनों काम करते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। टेम्परेचर वही इंक्रीज है, सरफेस एरिया वही इंक्रीज है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी, जितनी कम होगी रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। 15 क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। उन्होंने कहा है कि ओवरऑल ऑर्डर बताओ। यार इनको जोड़ जोड़ के ऑर्डर निकाल दो यार, क्या है मुश्किल? इसको इसमें जोड़ दो, ऑर्डर आ गया आपका 0.5। आसान था। कमेंट करके बताइए, कमेंट। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज लाइकली टू बी मोस्ट रैपिड विद बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। यानी वो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट सेम थ्रू आउट। यार एक बात बताओ, आप एक कंसंट्रेशन लेके गए, मान लो यहाँ पर एक बीकर में कंसंट्रेशन लेके गए, इसकी कंसंट्रेशन है 3 कैपिटल M, ठीक है कंसंट्रेशन। अब क्या ये रिएक्शन में आपने जो भी दूसरी चीज डाली, दूसरा प्रोडक्ट डाला, B डाल दिया, मान लो ये A था, तो क्या ये रिएक्शन में जो स्पीड है वो एक ही रेट से चलती रहती है, या बिगिनिंग में बहुत तेज होती है बाद में स्लो हो जाती है? तो आंसर है ये बिगिनिंग में बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है। इस तरीके से ग्राफ होता है, बहुत तेज होती है, फिर वो स्लो हो जाती है, ऐसे करके बढ़ती तो बहुत फास्ट है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये फास्ट है इन द बिगिनिंग, और उसके बाद ये क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। क्यों? तो वो कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, सच है, बिकॉज जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन and it goes on decreasing on progress of reaction. Consequently, the rate of reaction is likely to be most rapid in the beginning of the reaction, और उसके बाद ये कम हो जाती है, स्लोप डाउन चला जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर कमेंट करके बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। The rate of reaction is likely to be most rapid at the beginning of the reaction. Yes, ये बिल्कुल ठीक है, because rate of reaction डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। लेकिन ये शुरू में बिल्कुल तेज होगी और उसके बाद स्लो होती चली जाएगी, इस ग्राफ के थ्रू, जैसे ग्राफ हमने अभी अभी देखा है। यहाँ भी उन्होंने देखो
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y2 के बारे में पूछा है, y2 का डिसअपीयरेंस, तो हमें 3 को इग्नोर करना ही होगा। ये देखो कर दिया इन्होंने 3 को इग्नोर, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ कहा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। वो कह रहा है क्यों? क्योंकि अगर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एनर्जी पॉजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इंक्रीज, एज ए रिजल्ट मोर नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल कैन क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। जो आपने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, याद है ना, वो जो ग्राफ इस तरीके से बनाते थे, ये बैरियर था, और जैसे टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ग्राफ थोड़ा सा यहाँ सरक जाता था, तो यहाँ ज्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल काम कर रहे थे। ये 30 डिग्री पे है तो ये 20 डिग्री पे था, 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती थी। तो वही बोल रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी पॉजिटिव बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा और वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देंगे, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। नीट के लिए, ठीक है ना। लेक्चर सेकंड की अगर हम बात करें तो ये और भी आसान है, क्योंकि यार इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और उसकी एसआई यूनिट वगैरह वगैरह। तो यहाँ देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताया गया है पावर ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जितनी पावर है वो लिख दो इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसका स्पेशल ध्यान रखना है। सम की पॉइंट, भाई देखो ऑर्डर जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये कभी भी नॉट हैविंग यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर मैं कहूँ ये सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या है, कोई यूनिट होती नहीं। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, सब हो सकता है ये, ठीक है। इन केस ऑफ रिएक्शन ये मे और मे नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट, एक रिएक्शन में कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से इन्होंने डिटेल बताई है, मल्टीपल स्टेप में स्लो स्टेप होता है। यहाँ से वो बात मैं बोल रहा था आज की क्लास में बच्चों को कि आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना होता है कि यहाँ ऑर्डर क्या होगा। देखो ये जो चीज है ये आपको बाकी स्टूडेंट से अलग करेगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नीट में आने लायक। आपसे कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या होगा तो आप क्या कहोगे? स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ए की पावर 1 और बी की पावर 1, तो ऑर्डर आपको लगेगा कि 1 हो गया, 2 हो गया ऑर्डर। ये गलत है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसमें? तो देखो हम सबसे पहले अपने स्लो स्टेप को, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को लेंगे, यहाँ से हम रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के A2 की पावर का पता नहीं है क्या है, और B की पावर, A2 की पावर चलो 1 मान लेते हैं, लेकिन B की पावर का तो पता ही नहीं है क्या है ये, क्योंकि आप कहोगे सर ये तो 1 है। तो मैं कहूंगा जो मेन रिएक्शन है वो आपको बताती है असली चीजें। जो भी आपके साथ सामने स्लो स्टेप में है रिएक्टेंट, वो आपका मेन रिएक्शन में जरूर होना चाहिए, लेकिन मेन रिएक्शन में तो B2 है, B तो है ही नहीं है। इसीलिए हमें अपने दूसरे जहां भी B2 है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर दूसरे स्टेप में B2 है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे जो कि होता है प्रोडक्ट ये रहा, है ना, ये रहा प्रोडक्ट फास्ट रिएक्शन। देखो इक्विलिब्रियम का साइन यहीं पे है तो यहीं लगेगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया। अब यहाँ से आप एक काम करो, बी तो होना ही नहीं चाहिए आपके पास, तो बी को गायब कैसे करेंगे भाई? बी स्क्वायर, इसको वहां फेंक देंगे तो ये आ जाएगा k/B2। अब स्क्वायर का साइन अगर आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट। अब अंडर रूट में तो आपको पता है ये तो k हो गया, लेकिन ये क्या है? ये भी आपका B2 का अंडर रूट, ये हो गया। ये किसकी वैल्यू आई है? बी की आई है, बी की जगह उठा के इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखो क्या वैल्यू आएगी। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा k/A2, तो चलो आपका 1 है मान गए, लेकिन b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? अंडर रूट k इंटू में B2 की पावर, रूट को बोलते हैं हाफ, k2 और k दोनों के दोनों k डैश बोल सकते हो। यहाँ A2 की पावर 1 है और B2 की पावर हाफ है, तो बताइए ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर आ गया आपका 1.5। दिस इज योर आंसर। तो हमने इक्विलिब्रियम का जो साइन लगाया है तो वो कहाँ लगाया है? जहां इक्विलिब्रियम होना भी चाहिए, ये रहा इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से आप बड़ा इजीली बता सकते हो अपने आंसर को, इनका भी आंसर 1.5 ही आया है। अच्छा, और केस कितने अलग हो सकते हैं? केस ऐसा भी हो सकता है, यहाँ अगर आप देखोगे x2 और y2 दोनों के दोनों, अब इसमें स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ अगर मैं रेट को बताऊं तो रेट क्या बोलोगे आप? k और x2 की पावर क्या है आपकी? 1।
क्योंकि स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या आपका जो भी स्लो स्टेप में है, क्या वो सभी, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपका जो भी स्लो स्टेप में है क्या वो सभी मेन रिएक्शन में है? आंसर है यस, X2। हाँ जी, मेन रिएक्शन में है। मेरे कमेंट को ध्यान से सुन लो, फिर बाद में कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आया। स्लो स्टेप का टोटल पोर्शन आपका मेन रिएक्शन में होना चाहिए, तो इसके रिएक्टेंट का टोटल पोर्शन मेन रिएक्शन में है, Y2 नहीं है, तो हम क्या करें? तो इसीलिए हमें यहाँ पर Y2 क्या बोलना पड़ेगा? 0। इसीलिए ऑर्डर यहाँ क्या आएगा? 1। इसीलिए यहाँ इक्विलिब्रियम की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए इक्विलिब्रियम का कोई साइन भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, मेरे को पता है थोड़ा थोड़ा धुंधली चीजें होती हैं, तो मैं और क्लियर करता हूँ। यहाँ क्या था? यहाँ आपके जो भी स्लो स्टेप में था बी, ये जो बी था, क्या ये मेन रिएक्शन में था? आंसर है नो। इसीलिए आपको स्ट्रेटेजी खेलनी पड़ी, इसीलिए ऐसा हुआ। अब बच्चे बोलते हैं सर यहाँ का तो चलो समझ में आ गया, आप ना हमेशा इस जो नोट्स है, नोट्स वाले पोर्शन को और क्लियर करता हूँ। नोट्स में आपके एनसीईआरटी ने भी यही चीज दी है, कुछ अलग नहीं दिया है उन्होंने। ये देखो, ये जो क्लियरिटी है आज पूरी खत्म हो जाएगी आपकी। रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। तो ये था आपका एनसीईआरटी का ये पोर्शन, जहां पर आपको सिर्फ इक्वेशन देख के बताना है क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब ये अभी गायब होना था इसी में, ये हो गया ओके, ये भी हो गया ओके। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हो गया। हाँ जी, ये रहा, ये है वो क्वेश्चन। सुन लो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से, कई बच्चों ने ये कई बार मुझसे पूछा है कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। पहली बात तो ये कि आपको ना इस पूरे में इक्विलिब्रियम साइन नहीं दिखाई दे रहा होगा। दूसरा, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो क्या H2O2 पहले तो लिख लो ना, नॉर्मली लिख लो, रेट इज इक्वल टू K H2O2 की पावर 1 और I नेगेटिव की पावर 1। तो चेक करो, आपका जो भी यहाँ पर यूज हुआ है स्लो स्टेप में, ये सारा मेन रिएक्शन में होना चाहिए। क्या है? आप कहोगे सर इसमें तो सिर्फ H2O2 है, I नेगेटिव तो है ही नहीं। तो आपका जरूर होगा, ये देखो I नेगेटिव भी है, तो दोनों के दोनों है, तो आप सोचो ही मत, दोनों को क्या कर दो 1 1। इसीलिए इसका आंसर में 1 और 1 था, इसीलिए इसका ऑर्डर 2 आया था। अब तो क्लियर हो गया होगा दिमाग में। सारा गेम वही है, जो भी स्लो स्टेप में होता है वो आपका मेन रिएक्शन में होना चाहिए, तो मेन रिएक्शन में दोनों है। अब एनसीईआरटी है तो थोड़ा सा एरो के ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तो ये इसका मेन लॉजिक था जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट वन, ये हो गया आपका क्लियर। तो अब आपके है सम इंपोर्टेंट एग्जांपल, ये कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इस इंपोर्टेंट एग्जांपल में याद रखना फर्स्ट ऑर्डर का। देखो, लिखने को तो आप सारा लिख लो, लेकिन याद आपको कौन सा करना है? एक रिएक्शन में हमेशा बोलता रहूंगा, इसमें आपको ये वाली रिएक्शन याद करनी है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे आसान भी है। और एक फर्स्ट ऑर्डर का याद कर लो, एक सेकंड ऑर्डर का याद कर लो, एक जीरो ऑर्डर का याद कर लो, बस यही क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या याद करोगे? सबसे बेस्ट है 2HI वाला एग्जाम्पल, याद कर लो, है ना। सेकंड ऑर्डर एक रिएक्शन तो देखो याद करनी पड़ेगी, थर्ड ऑर्डर की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी आप जबरदस्ती करना चाह रहे हो तो ये वाली रिएक्शन सबसे आसान है, ये याद कर लो। थर्ड ऑर्डर के लिए एक रिएक्शन, फ्रैक्शन के लिए कोई सी ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए कुछ रिएक्शन जो आपको याद करनी पड़ेगी, जिसमें इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, यू नो वेरी वेल। तो ये सबसे आसान रिएक्शन रहेगी आपकी अमोनिया की, मतलब हैबर प्रोसेस को उल्टा अगर कर दे तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करता है। तो ये फिक्स है ये सारी कुछ, सही। एक एक रिएक्शन आपको याद करनी ही चाहिए। रेट एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा यूनिट के साथ भी हम खेल चुके हैं, हमारा तरीका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या क्या ऐसा यूनिट होती है हम कर चुके हैं अच्छी तरह से। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो मोलिकुलरिटी जो होती है ये आपकी यूनिमोलिकुलर, बाई मोलिकुलर, ट्राई मोलिकुलर यही होती है, इससे ज्यादा नहीं देंगे वो, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं देंगे वो। बाई मोलिकुलर में 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है, ट्राई मोलिकुलर में 3 रिएक्टिंग स्पीसीज है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शन जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में खत्म हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
इसे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? जो एक ही रिएक्शन में सारा खेल खत्म कर दे, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डिटरमाइंड बाय स्लो स्टेप, तो स्लो स्टेप को क्या बोलेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है हमारा वो ये है, ये है। और क्या ये सारा पोर्शन मेन रिएक्शन में है? हाँ जी, मेन रिएक्शन में है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बता सकते हो बिना सोल्व करे कि NO2 की पावर 1 होगी स्लो स्टेप में देखकर, और F2 की पावर 1 होगी। आपको रूल पता है, 1 1 ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर आ गया आपका 2। तो यहाँ इसका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा आपका 2। वो सेम प्रोसेस, देखो ये वाली रिएक्शन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बाकी तो आपको पता ही लग गया। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस भी हम कर चुके हैं। ये एलिमेंट्री और सिंपल दोनों रिएक्शन में, सॉरी एलिमेंट्री में ही होता है, सिंपल रिएक्शन में होता है, ये दोनों में होता है। और ये तो एक तो डेफिनेशन ही होगी, ये थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल, ये 1 2 3, ये आपका होल नॉट होल नंबर, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ऑर्डर, ये नहीं हो सकता, तो ये रिपीटेशन है। ठीक है, और अगर हम आगे चलें इसमें तो ये 3 क्वेश्चन है, ये भी हम जल्दी से कर लेते हैं। ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू, डबल करेंगे हाफ करेंगे तो क्या होगा? आज हमने कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन रेट, ये है आपका कैन दिस रिएक्शन बी एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है जिसमें जो रेट है वो ये है? तो देखो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू मोलिकुलरिटी एंड फर्दर मोलिकुलरिटी शुड बी इंटीग्रल। फॉर द गिवन रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो है कितना? 3/2। सिंस मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शनल, देयरफॉर फॉर द गिवन रिएक्शन order is not equal to molecularity, hence the reaction cannot be elementary reaction। अगर वो elementary reaction बोल देना तो आपका जो order है वो whole number में ही होना चाहिए। अगर वो elementary reaction बोल दे, और elementary reaction का मतलब भी समझ लो, elementary reaction जो होती है उसमें रेट लॉ जरूर दिया होगा आपको, ठीक है ना, रेट लॉ जरूर दिया होगा। तो और आगे चलें तो हम ये जो क्वेश्चन है इसको भी देखो एक बार। When is rate of reaction equal to specific reaction rate? जब यूनिटी हो जाए, कंसंट्रेशन क्या हो जाए? ए और बी की यूनिटी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? सॉरी, कंसंट्रेशन अगर दोनों की यूनिटी होगी तो रिएक्शन, हाँ, रिएक्टेंट इज 1 मोल पर लीटर, हाँ वही यूनिटी वाली बात कर रहा है। और वो तब होगी जब ए और बी जो पावर है उनकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी ऑर्डर अगर 0 हो जाए तब ये आपका के रेट के इक्वल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई द रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर लेस इन नंबर? व्हाई द रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर, जितने भी हायर ऑर्डर की रिएक्शन होती है बहुत कम होती है, क्योंकि रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स कोलाइड। जब मॉलिक्यूल 8 रिएक्टेंट्स होते हैं आपके पास, 10 रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में ना मॉलिक्यूल्स को कोलाइड होने में उतनी ही समस्या होती है। तो the change of large number of molecule into colliding simultaneously are less, change नहीं chance, जो chance है large number of molecule का collide होना reactant में वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए reaction of higher order are less, कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का बहुत सिंपल सा और आसान सा पोर्शन। अगली क्लास में हम मिलते हैं नए पोर्शंस के साथ, और उसमें हम नए क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।